नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मित्रों। पहले हमने प्लेटो पर 3 वीडियो बनाई, उसके बाद अरस्तु पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अरस्तु की पिछली वीडियो में हमने अरस्तु के जीवन परिचय, उनकी पुस्तकों पर और साथ में अनेक विचारों पर भी चर्चा की थी। जैसे हमने दास प्रथा संबंधी अरस्तु के विचार देखे थे, नागरिकता संबंधी विचार देखे थे, संविधान और संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार देखे थे। मैंने अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया था मित्रों कि अरस्तु का जो जीवन परिचय है वो 384 से 322 ईसा पूर्व के मध्य जीवन काल है। तो ये तो बात मैंने आपको बताई थी कि उनका जन्म मकदूनिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मकदूनिया, अफ्रीका में हुआ था, स्टेगिरा नामक स्थान पर। वो बेसिकली यूनान प्लेटो से पढ़ने ही आए थे। प्लेटो के अंतिम जीवन काल में लोज के समय आए थे, इसलिए वो लोज से प्रभावित हैं, ना कि रिपब्लिक से ज़्यादा प्रभावित हैं, इसलिए वो भी विधि के शासन की बात करते हैं। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में काफ़ी हद तक बताई थी। लेकिन क्या है, वो मूल रूप से यूनानी नहीं थी, तो उन्हें अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसलिए वो एशिया माइनर ईरान चले गए थे। ईरान में ही उन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। बाद में वो सिकंदर को शिक्षित करने के लिए मकदूनिया चले गए थे। तो बेसिकली जब सिकंदर विश्व महान विजेता बना तो फिर यूनान को भी उसने जीत लिया। तो यूनान पर उस समय प्रभाव किसका था? अरस्तु का था। अरस्तु ने वहाँ पर लीसियम नामक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की थी। ये बातें मैंने बता दी आपको। फिर 322 ईसा पूर्व अरस्तु की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसे मारने का प्रयास किया था और वो भाग गए थे। उन्होंने कहा था कि इतिहास में जो गलती हुई है मैं उसे दोहराने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने अनेक किताबों की, पुस्तकों की रचना की है। वो बुक्स कौन कौन सी हैं उनके नाम मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया। निकोमेचियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, अब एथेंस का संविधान, ऑर्गन्स, रिहोट्रिक ऑन द साउल, मेटाफिजिक्स। तो ये सारी किताबें भी आपको ध्यान रखनी है, उनके बारे में डिटेलिंग भी ध्यान रखनी है। फिर मैंने बताया था पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं, सबसे महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स ही है। और पॉलिटिक्स के कितने भाग हैं? 8। वो 8 भाग आपको ध्यान रखने हैं। इसे बारकर ने इस किताब को, पॉलिटिक्स को, मैग्नम ओपस भी कहा है। पहले भाग में राज्य की प्रकृति और दासता संबंधी विचार है। दूसरे भाग में वो प्लेटो के आदर्श राज्य पर चर्चा करता है। तीसरे भाग में नागरिकता पर चर्चा करता है। चौथे भाग में संविधानों का वर्गीकरण देता है। 5वें भाग में क्रांति के कारण बताता है। 6ठे भाग में धनिक तंत्र और लोकतंत्र पर चर्चा करता है। 7वें भाग में एक और क्रांति के रोकने के उपाय बताता है। दूसरी ओर अरस्तु अपने आदर्श राज्य पॉलिटी पर चर्चा करता है। 8वें भाग में शिक्षा संबंधी विचार है। तो हम फिर अरस्तु के विचारों को भी हमने पढ़ लिया था। काफ़ी हद तक दास प्रथा संबंधी विचार देखे थे। उसके बाद दास प्रथा संबंधी विचारों के साथ साथ हमने नागरिकता संबंधी विचार भी देखे थे। उसके बाद हमने संविधान और संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार भी देखे थे। अब इस वीडियो में हम उसके आगे के जो विचार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों करते हैं चर्चा। पहला है अरस्तु के राज्य की प्रकृति व आदर्श राज्य संबंधी विचार। तो पहले हम राज्य की प्रकृति पर विचार करते हैं। और प्रकृति में 2 बातें, क्या 3 बातें हैं मेनली, वो आपको ध्यान रखनी है। पहला तो प्रकृति में बातें हैं उत्पत्ति और कार्य, फिर सामान्य विशेषताएं। यानी कि हमें अरस्तु की जो राज्य की प्रकृति संबंधी विचार में 3 बातें ध्यान रखनी है: उत्पत्ति, कार्य और सामान्य विशेषताएं। यानी कि पहला पहलू इस पर चर्चा करेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे, फिर तीसरा इस पर चर्चा करेंगे। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये कौन से भाग में दे रखी है राज्य की प्रकृति संबंधी विचार? ये पहले भाग में, पॉलिटिक्स के पहले भाग में चर्चा की। उसकी जो मेन पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसके पहले भाग में ही राज्य की प्रकृति पर चर्चा है। लेकिन मित्रों हम धीरे धीरे शांतिपूर्वक बताएंगे कि अरस्तु ने क्या क्या कहा है। तो आइए तो हम आराम से देखते हैं अरस्तु और राज्य की प्रकृति। अरस्तु और राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति, तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। क्या क्या अरस्तु और राज्य की प्रकृति में क्या देखना है पहले कि अरस्तु कौन से भाग में देता है राज्य की प्रकृति संबंधी विचार? पहले भाग में, पॉलिटिक्स के पहले भाग में चर्चा करता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स के फर्स्ट भाग में चर्चा करता है। कौन से भाग में चर्चा करता है? फर्स्ट भाग में।
फिर क्या कहता है राज्य की प्रकृति के बारे में, हमें क्या क्या चर्चा करना है। पहला चर्चा करना है उत्पत्ति के बारे में, कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तु कौन सा सिद्धांत देता है और क्या बात है। आप जानते हैं राज्य की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत हैं। देवीय सिद्धांत तो कहता है ईश्वर ने किया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है, बल सिद्धांत कहता है शक्ति के माध्यम से हुई है, मातृ सत्तात्मक कहता है कि बेसिकली पहले जो परिवार था वो मातृ सत्तात्मक था, उससे हुई है। पितृ सत्तात्मक परिवार वाले कहते हैं पहले पितृ सत्तात्मक परिवार था, फिर उससे हुई है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन सबसे फेमस सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, जिसके अनुसार राज्य का सने सने विकास हुआ है। अरस्तु भी राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत देता है। कौन सा सिद्धांत देता है? विकासवादी। अब ये बातें ध्यान रखनी है। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत देता है? विकासवादी। तो आधुनिक युग में विकासवादी कौन कौन से हैं जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं? ये हैं बर्गेस, मैकाइवर। बर्गेस, मैकाइवर, ये आपको ध्यान रखना है कि बर्गेस, मैकाइवर हैं जो आधुनिक युग में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत देते हैं। लेकिन अरस्तु ने तो 2500 साल पहले दे दिया था विकासवादी सिद्धांत। तो कह सकते हैं कि अरस्तु भी बर्गेस, मैकाइवर की तरह राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अरस्तु क्या कहता है? कहता है राज्य का सने सने विकास हुआ है। राज्य जो है वो मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम है। राज्य किसका परिणाम है? राज्य मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम है। ये किसका परिणाम है? कहता है राज्य जो है मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहता है राज्य जो है मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम है। ये कथन किसका है? अरस्तु का ही है। अरस्तु कहता है कि वास्तव में मनुष्य सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है, इसलिए वो निरंतर बड़े बड़े संगठनों का निर्माण करता है और उसी से कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे अरस्तु कहता है सबसे पहले व्यक्ति ने विवाह के माध्यम से परिवार का निर्माण किया। विवाह के माध्यम से किसका निर्माण किया? परिवार का। अब चूंकि परिवार में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए कई परिवारों को मिलाकर गांव का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? गांव का निर्माण किया। गांव में भी चूंकि सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, इसलिए कई गांवों को मिलाकर नगर राज्य का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? नगर राज्य का। तो ये ध्यान रखना है। कहता है नगर राज्य में व्यक्ति की सभी भौतिक बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, इसलिए नगर राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। तो इसी को आत्मनिर्भर संगठन बताता है और नगर राज्य की उत्पत्ति बताता है। नगर राज्य के लिए यूनानी शब्द का प्रयोग करता है पोलिस। कोइनोनिया तो समुदाय के लिए करता है, लेकिन नगर राज्य के लिए कौन सा करता है? पोलिस। कोइनोनिया जो है शब्द ये समुदाय के लिए करता है। समुदाय के लिए, जैसे परिवार है, गांव है, इनके लिए शैक्षणिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, उसके लिए कोइनोनिया शब्द यूनानी शब्द है। और राज्य के लिए कौन सा शब्द है? वो है बेसिकली पोलिस। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार अरस्तु राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दे देता है? विकासवादी सिद्धांत देता है। कहता है परिवार से गांव, गांव से नगर राज्य का निर्माण हुआ। अब इसमें मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ये स्टेज भी क्लियर होनी चाहिए। कहते हैं नगर राज्य में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो आत्मनिर्भर संगठन है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे मित्रों जो है मैं इसके कार्य भी अरस्तु क्या राज्य के बताता है, मैं कार्य पर भी चर्चा कर देता हूँ। अरस्तु कार्य बताता है पहला बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। क्या बताता है? बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। फिर दूसरा क्या बताता है वो भी आपको ध्यान रखना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा क्या बताता है? व्यक्ति की भौतिक बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भौतिक बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिर चौथा क्या बताता है? चौथा मेनली बताता है सद्गुण उत्पन्न करना।
सबसे मेन काम वो सद्गुण ही बताता है। कौन सा बताता है? सद्गुण। कि सद्गुण प्रदान करना, सद्गुण उत्पन्न करना राज्य का मेन काम है। तो 4 कार्य बताए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसको मानता है? सद्गुण को। इसके संदर्भ में अरस्तु का कथन भी है, जो फेमस कथन है, बार बार पूछा भी जाता है। अरस्तु का कथन क्या है सद्गुण के संदर्भ में? वो कथन है, राज्य की उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है, लेकिन सज्जीवन के लिए वो बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति किसके लिए हुई है? सुरक्षा के लिए। तो कथन क्या है? राज्य की उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है। उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है। सुरक्षा के लिए हुई है, लेकिन सद्जीवन के लिए वो बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? लेकिन सद्जीवन के लिए बना हुआ है। सद्जीवन के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? सज्जीवन के लिए। यानी कि सद्गुण के कारण ही वो निरंतर रूप से बना हुआ है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। कथन बार बार आता है, किसका है? तो ये अरस्तु का है मित्रों। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अरस्तु ने क्या कहा? राज्य की उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है और सज्जीवन के लिए बना हुआ है। तो ये कार्य आपको याद हो गए होंगे। तो आप इस प्रकार से इन कार्यों को देख सकते हैं। अब मैं राज्य की सामान्य विशेषताओं की चर्चा भी अरस्तु पॉलिटिक्स के पहले भाग में करता है, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं बताता है अरस्तु? विशेषताएं क्या क्या बताता है वो भी ध्यान में रखना है। पहला कहता है, राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, ये ध्यान रखना है। कैसा समुदाय है? स्वाभाविक समुदाय है। स्वाभाविक समुदाय है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है राज्य का जो निर्माण हुआ है मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति के अनुसार हुआ है। पहले क्या है? परिवार का निर्माण हुआ, फिर गांव का निर्माण हुआ और फिर राज्य का निर्माण हुआ। यानी कि मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम है। यानी कि वही विकास वाली बात कहीं ना कहीं इसमें दोहराता है। फिर कहता है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। क्योंकि राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है क्योंकि अन्य समुदायों में वो हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य क्या है? सर्वोच्च समुदाय है। सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि बेसिकली राज्य अन्य समुदायों में, शैक्षणिक आर्थिक समुदायों में हस्तक्षेप कर सकता है। प्रभुसत्ता की शक्ति है वो राज्य में निहित है। तो तीसरी विशेषता क्या बताता है? राज्य आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य आत्मनिर्भर संगठन है। तो मैंने बताया क्योंकि राज्य में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, इसलिए राज्य आत्मनिर्भर संगठन है। तो ये भी बता देता है। फिर बेसिकली कहता है, राज्य के जैविक स्वरूप की चर्चा करता है। राज्य का स्वरूप जैविक है। स्वरूप जैविक का मतलब क्या है? कि राज्य महत्वपूर्ण ज़्यादा है, व्यक्ति कम महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली कहता है, यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी देता है। साव्यावी सिद्धांत भी कह देते हैं, जैविक है, साव्यावी है। अब अंग्रेजी तो एक ही बनती है, ऑर्गेनिक। तो आपको अंग्रेजी भी थोड़ा ध्यान रख लेना, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। इसलिए राज्य का स्वरूप क्या है? जैविक है, साव्यावी है, ऑर्गेनिक है। कहता है राज्य शरीर के समान है, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। तो ये विशेषता भी बताता है। लेकिन मित्रों, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो विशेषता जो है वो विशेषता क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो वो मैं विशेषता बताते हैं, अभी चर्चा करते हैं हम आगे। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि विशेषता सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो अभी चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी 5वें नंबर की, वो विशेषता है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये बार बार आता है। ये किसका कथन है? ये अरस्तु का कथन है। जहाँ प्लेटो का कथन तो यह है राज्य व्यक्ति का वृद्ध स्वरूप है, वहीं अरस्तु का कथन क्या है? राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, पहले का संगठन है। ये कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, पहले का संगठन है। तो इस पर चर्चा करता है। अब ये कैसे पहले का संगठन है, हम इसका विश्लेषण करते हैं। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु कहता है ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य पहले नहीं है। मैं इस दृष्टिकोण से नहीं कह रहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य पहले आया, व्यक्ति बाद में आया। ऐतिहासिक दृष्टि से तो व्यक्ति पहले आया। कहता है मैं इस दृष्टि से कथन नहीं कहता। मैं कहता हूं, कहता है कि मैंने तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस पर चर्चा की है।
किस से चर्चा की है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मानव मनोविज्ञान हमेशा कहता है पहले बड़ी चीज पर सोचता है, बाद में छोटी चीज पर सोचता है। आदमी का जो मनोविज्ञान है पहले बड़ी इकाई के बारे में सोचेगा, फिर छोटी के बारे में सोचेगा। जैसे सिंपल है, आपने पहले स्कूल लेक्चर का या कॉलेज लेक्चर का पद देखा होगा, उसके बाद आपने नेट की और वास्तव में उसका सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का देखा होगा। इसलिए कहते हैं इंसान का नेचर है पहले बड़ी चीज के बारे में सोचता है। बड़ा क्या है? राज्य। इसलिए वास्तव में व्यक्ति पहले राज्य के बारे में सोचता है, बाद में फिर सेल्फ के बारे में सोचता है। इसलिए कहता है कि राज्य पहले आया मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। इस संदर्भ में अरस्तु का कथन भी है, कहता है जिस प्रकार से छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी हिसाब दृष्टि से देखें तो व्यक्ति से राज्य पहले का संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन है। तो मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहता है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। यानी कि एक तो ये दृष्टि। दूसरा है महत्व की दृष्टि से भी कहता है चूंकि राज्य में अनेक व्यक्तियों की भौतिक बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए राज्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। लेकिन सबसे मेन आधार उसने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को ही माना था। तो ये ध्यान रखना है। ये कथन किसका है कि जिस प्रकार से छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार से हम व्यक्ति की तुलना में राज्य को आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये कथन अरिस्टोटल का है और अरस्तु इस पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चर्चा करता है। अब इसके बाद मित्रों हम आते हैं, अगली चीजें देखते हैं कि आगे क्या है, तो वो भी ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसके बाद हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ना है अरस्तु के आदर्श राज्य पर चर्चा। आदर्श राज्य पर भी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो हमने राज्य की प्रकृति पर चर्चा कर ली, उत्पत्ति पर चर्चा कर ली, कार्यों पर चर्चा कर ली, इसकी 5 सामान्य विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी। अब इसका अरस्तु का जो आदर्श राज्य है उस पर चर्चा करते हैं। वैसे मैं आदर्श राज्य के बारे में आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब वो संविधानों का वर्गीकरण करता है तो संविधानों के वर्गीकरण में कहता है कि जो सामान्य हित पर शासन है, जो अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, तो उसे पॉलिटी कहता है, संवैधानिक तंत्र कहता है। अपने आदर्श राज्य को अरस्तु क्या नाम देता है? पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र। चलिए देखते हैं। तो आपको जो भी है तो वो देखना है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अरस्तु का आदर्श राज्य, अरस्तु का आदर्श राज्य जिसको क्या नाम देता है? पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र। अब ये तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हिंदी में संवैधानिक तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटी। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो मैंने कहा था संविधानों के वर्गीकरण में कहाँ स्थान देता है कि जब संख्या क्या हो शासकों की? अनेक हो, और वो सामान्य हित में शासन करें तो संवैधानिक तंत्र। अरस्तु वास्तव में अपने आदर्श राज्य संवैधानिक तंत्र पर व्यापक चर्चा पॉलिटिक्स के 7वें भाग में करता है। कौन से भाग में करता है? पॉलिटिक्स के 7वें भाग में करता है। पॉलिटिक्स के 7वें भाग में करता है। कौन से भाग में करता है? 7वें में। अब ये तो आपको पहला ध्यान रहना चाहिए कि अरस्तु पॉलिटिक्स के 7वें भाग में अपने आदर्श राज्य की चर्चा करता है। फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या बताता है अपने आदर्श राज्य की, पॉलिटी की या संवैधानिक तंत्र की विशेषताएं क्या बताता है, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ धीरे धीरे करके। संवैधानिक तंत्र की विशेषताएं क्या क्या बताता है, तो विशेषताएं क्या बताता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषताएं बताता है विधि का शासन। विशेषताओं में पहली विशेषता क्या बताता है? विधि का शासन। किसका शासन है? विधि का शासन। चलो अब विधि के शासन पर हम चर्चा करते हैं। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी सद्गुणी न हो, वो ऐषणा भाई भतीजावाद से मुक्त नहीं हो सकता। ऐषणा का मतलब होता है भाई भतीजावाद, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ऐषणा भाई भतीजावाद से कहता है मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शासक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो भाई भतीजावाद ला लेता है। जब उसको वास्तव में कोई पद देना होता है तो अपने रिश्तेदारों को, निकट संबंधियों को पद देता है। तो कहता है वास्तव में विधि एक ऐसी है जो ऐषणा से मुक्त होती है। विधि क्या होती है? ऐषणा से मुक्त। ऐषणा से कहता है मुक्त होती है विधि, सबके साथ समान व्यवहार करती है विधि, इसलिए विधि का शासन श्रेष्ठ है। फिर दूसरा कहता है व्यक्ति निरंकुश हो सकता है लेकिन विधि कभी निरंकुश नहीं होती है, इसलिए विधि का शासन श्रेष्ठ है। तो 2 तर्क देता है विधि के शासन के पक्ष में। पहला, विधि ऐषणा भाई भतीजावाद से मुक्त होती है और सबके साथ समान व्यवहार करती है। दूसरा कहता है विधि जो होती है उसमें निरंकुश होने का भय नहीं रहता। ये भी।
फिर साथ में ये भी कह देता है अरस्तु और डिटेलिंग में जाते हुए कि विधि के में एक कमी रहती है कि विधि अपने आप परिवर्तित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? परिवर्तित नहीं होती है। तो विधि को समय समय पर परिवर्तन जरूर आवश्यकतानुसार करना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार अरस्तु अपने आदर्श राज्य में विधि के शासन पर बल देता है। दूसरी बात मित्रों और ध्यान रखनी है, वो कहता है संवैधानिक तंत्र में मध्यम वर्ग का शासन होगा। किसका शासन होगा? मध्यम वर्ग का शासन होगा। किसका शासन होगा? मध्यम वर्ग का शासन होगा। अरस्तु कहता है वास्तव में राज्य में 3 वर्ग रहते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। कहते हैं उच्च वर्ग में विलासिता की प्रवृत्ति पाई जाती है, निम्न वर्ग में छोटे अपराधों की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि मध्यम वर्ग ये ऐसा है जो नैतिकता पर आधारित जीवन जीता है। इसलिए शासन की बागडोर मध्यम वर्ग के पास होनी चाहिए। फिर कहता है साथ में मध्यम वर्ग पर उच्च और निम्न दोनों विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उच्च निम्न आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए। तो ये बात दूसरी विशेषता भी आपको ध्यान रखनी है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में शासन की बागडोर मध्यम वर्ग को सौंपता है। अब मित्रों एक बात और मैं चर्चा कर लेता हूँ, आपने भारतीय विचारक भी पढ़े होंगे, तो कौन सा ऐसा भारतीय विचारक है जो शासन की बागडोर अपने आदर्श राज्य में मध्यम वर्ग को सौंपता है? तो वह है M.N. राय। M.N. राय भारतीय विचारक हैं। M.N. राय भी अपने मौलिक मानववाद में बेसिकली शासन की बागडोर किसको सौंपते हैं? मध्यम वर्ग को सौंपते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा, कई बार दोनों साथ में आ जाए। निम्न 2 विचारक कौन से ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग को शासन की बागडोर सौंपते हैं? वो अरस्तु और M.N. राय। तो ये आपको और ध्यान रखना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तीसरी विशेषता हम देखते हैं क्या है। तीसरी विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। मिश्रित शासन प्रणाली। तो मिश्रित शासन प्रणाली में क्या कहता है वो भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी है, टिपिकल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको टिपिकल बना देते हैं तब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मिश्रित शासन प्रणाली में कहता है कि इसमें लोकतंत्र और कुलीन तंत्र दोनों के गुणों का समावेश है। किस किस का? लोकतंत्र का और कुलीन तंत्र का, दोनों के गुणों का समावेश है। कहता है शालीनता तो ली गई है लोकतंत्र से, शालीनता चरित्र तो कहाँ से लिया गया है? कुलीन तंत्र से, और संख्या कहाँ से ली गई है? लोकतंत्र से। तो कहता है इस प्रकार से इसमें दोनों के गुणों का समावेश है। किसमें? पॉलिटी में, संवैधानिक तंत्र में। एक तरफ इसमें कुलीन तंत्र से शालीनता ली गई है और लोकतंत्र से संख्या। तो दोनों के गुणों का समावेश है मेरे आदर्श राज्य संवैधानिक तंत्र में। इसलिए इसको कहता है ये स्वर्ण वाली व्यवस्था है, स्वर्ण युगीन या स्वर्ण वाली व्यवस्था है, स्वर्ण युगीन व्यवस्था है। तो ये इसको कह देता है, गोल्डन सिस्टम कह देता है। तो आप ये भी ध्यान रखना है। फिर चौथा क्या बताता है वो भी ध्यान रखना है। चौथा कहता है इसमें 6 वर्ग होंगे। कितने वर्गों की चर्चा करता है आदर्श राज्य में? 6 वर्ग। अब ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 6 वर्ग हैं कृषक, शिल्पी, संपत्तिशाली। ये कितने हो गए? 3। चौथा योद्धा सैनिक वर्ग वाला। 5वां पादरी और न्यायिक वर्ग। छठा कौन सा है? न्यायिक वर्ग। तो ये 6 वर्गों की चर्चा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ABCD दान दो तो देना चाहो तो दे दो, CDEF ये 6 वर्ग बताता है। कौन कौन से? कृषक, शिल्पी, संपत्तिशाली, योद्धा, पादरी और न्यायिक वर्ग। तो बेसिकली कहता है 6 वर्ग होने चाहिए। अब देखा जाए ये 6 वर्ग उसने बताए, अरस्तु के समान बताए। पहले 3 वर्ग तो उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्लेटो के समान। प्लेटो के समान ही हैं। पहले 3 वर्ग प्लेटो का कौन सा था? उत्पादक वर्ग। तो कृषक, शिल्पी, संपत्तिशाली उत्पादक वर्ग का प्रतीक है। और सैनिक वर्ग का प्रतीक कौन है? योद्धा। पादरी न्यायिक वर्ग दार्शनिक शासक वर्ग का प्रतीक है। तो वास्तव में देखा जाए अरस्तु ने बताया अपने आदर्श राज्य में 6 वर्ग हैं जो प्लेटो के 3 वर्गों के समान ही हैं, बस उनका व्यापककरण कर दिया, विश्लेषण कर दिया, उसको और व्यापक रूप से बता दिया। अब आगे देखते हैं अरस्तु क्या क्या कहता है, वो भी आपको पता रहना चाहिए। आगे अरस्तु जनसंख्या पर क्या कहता है तो वो आपको पता रहना चाहिए। जनसंख्या पर क्या कहता है अरस्तु? जनसंख्या
ना तो बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत अधिक होनी चाहिए। तो अरस्तु कहता है ना तो जनसंख्या 10 होनी चाहिए ना 1 लाख होनी चाहिए। तो मध्यम वाली नीति बताता है। फिर भूप्रदेश कैसा होना चाहिए? भूप्रदेश कहता है जो होना चाहिए उपजाऊ होना चाहिए और प्राकृतिक सीमाओं से घिरा होना चाहिए। भाई सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए और उपजाऊ भी होना चाहिए ताकि उसमें खेती अच्छी हो सके। ये भी बेसिकली अरस्तु कह देता है। फिर उसके बाद वो मध्यम शिक्षा पद्धति की बात करता है 21 वर्ष की आयु तक की। मध्यम शिक्षा पद्धति जो 21 वर्ष तक हो उसकी बात भी अरस्तु करता है। फिर इसमें कहता है कि संपत्ति के बारे में क्या कहता है? संपत्ति में कहता है भू संपत्ति व्यक्तिक होगी लेकिन उपभोग सामूहिक होगा। कहता है संपत्ति व्यक्तिक हो सकती है लेकिन उपभोग कैसा होना चाहिए? उपभोग कहता है सामूहिक होना चाहिए। उपभोग कैसा होना चाहिए? सामूहिक। तो ये आपको ध्यान में सारी बातें रखनी है मित्रों। ये अरस्तु ने अपने संवैधानिक तंत्र की विशेषताएं बताई जो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हैं। आज भी इनमें से अनेक विशेषताएं विधि के शासन जैसी हैं, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं और आज भी हमारे समाज का कहीं ना कहीं क्या करती हैं? आदर्श का कार्य करती हैं समाज के लिए। तो ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। अब इसके बाद अरस्तु के कौन से विचार हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए मित्रों देखते हैं जो जो विचार हैं, तो आप देख लेना। तो अगले विचार जो हैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार है। क्रांति तो आपने सुना होगा, क्रांति तो काफ़ी आप सुनते रहते हैं। तो क्रांति के बारे में देखते हैं कि क्या क्या विचार पढ़ने हैं, क्या देखना है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलते हैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार भी हम पढ़ते हैं। क्रांति संबंधी विचार तो ये भी आप देख लीजिएगा, इसमें आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि क्रांति संबंधी विचार क्या है। देखो मित्रों, वास्तव में अरस्तु 5वें भाग में क्रांति के कारणों की चर्चा करता है, 7वें भाग में क्रांति को रोकने के उपाय बताता है, लेकिन वो रोकने के उपायों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए उसे रूढ़िवादी विचारक भी कहते हैं। रूढ़िवादी विचारक क्यों कहते हैं? पहले तो यही ध्यान रखना है। रूढ़िवादी विचारक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उपाय जो हैं उनको अधिक महत्वपूर्ण मानता है कारण से ज़्यादा। कहता है क्रांति अच्छी नहीं होती, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उपाय, रोकने के उपाय। इसलिए उसको क्या कहते हैं? रूढ़िवादी विचारक। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। बारकर ने उन्हें कहा भी था कि अरस्तु रूढ़िवादी विचारक है। किसने कहा था? बारकर ने कहा था। तो ये आपको पता भी रहना चाहिए। किसने कहा था? बारकर ने। क्या कहा था? अरस्तु रूढ़िवादी विचारक है। तो बेसिकली आपको ये पता भी रहना चाहिए। तो रूढ़िवादी विचारक क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रांति को अच्छा नहीं मानता, क्रांति के कारणों की चर्चा करता है, उपायों की चर्चा करता है, लेकिन उपायों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। कारण कौन से भाग में दिए थे पॉलिटिक्स के? 5वें भाग में। क्रांति को रोकने के उपाय कौन से भाग में दिए थे? 7वें उपाय में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इसमें गड़बड़ नहीं करना है। अब आगे आते हैं मित्रों, हम आगे देखते हैं कि वो क्या क्या बात बताता है, क्रांति का क्या अर्थ बताता है। फिर अर्थ देखें तो क्रांति का बहुत ही संकीर्ण अर्थ बताते हैं अरस्तु। कहते हैं संविधान व सरकार में परिवर्तन ही क्रांति है। क्या कहते हैं? संविधान या सरकार में परिवर्तन ही क्रांति है। तो सिंपल सरकार में परिवर्तन को क्रांति मान लेते हैं, जबकि आधुनिक युग में तो क्रांति का अर्थ रहता है समाज में आधारभूत परिवर्तन। अरस्तु तो बहुत संकीर्ण अर्थ बताते हैं, संविधान में, सरकार में परिवर्तन, क्रांति। अब देखते हैं कि अरस्तु क्रांति के कारण क्या क्या बताता है, तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं मित्रों कि अरस्तु ने क्रांति के कारण कौन कौन से बताए। तो भाई क्रांति के कारण क्या क्या बताता है? अरस्तु क्रांति के कारणों को 3 भागों में बांटता है। तो मैं तीनों भाग पर चर्चा कर देता हूं। पहला है सामान्य कारण, फिर विशेष कारण, फिर विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण। यह है विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण। तो इन पर भी हम चर्चा करते हैं। पहला सामान्य कारण में लेता है वो केवल 2 ही चीजें लेता है, असमानता और अन्याय। कहता है जब असमानता और अन्याय बढ़ती हैं तो क्रांति हो जाती है। क्या लेता है? असमानता और अन्याय।
तो ये ध्यान रखना कि सामान्य कारण में क्या दो बातें को चर्चा करता है, असमानता और अन्याय। विशेष कारण में क्या क्या चर्चा करता है, कहता है जब घृणा पर आधारित शासन होगा, किस पर, घृणा पर, तो भी क्रांति होगी। लोभ पर आधारित शासन होगा तब भी क्रांति होगी। उच्च पद पर विदेशियों को बिठाएंगे तो भी क्रांति होगी, क्योंकि विदेशी तो कहीं ना कहीं विद्रोह को बढ़ावा देंगे, क्रांति को बढ़ावा देंगे। उच्च पद पर विदेशियों की नियुक्ति होगी तब भी क्रांति होगी। जब संविधान की अवहेलना होगी तब भी क्रांति होगी। तो कहता है संविधान की अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे कहता है अगर छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना हो तो भी क्रांति होगी। भाई छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना करेंगे तो फिर भी क्रांति होगी। आप जानते भी हैं कि अगर हम छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना करें तो बाद में फिर बड़ी घटना को वो जन्म दे देते हैं। जैसे कोई बच्चा पहले रेड लाइट क्रॉस करता है तो धीरे धीरे वो पीएम के काफिले में घुसने की हिम्मत कर देता है। तो कहते हैं छोटी मोटी घटना हो तो उसको तत्काल रोक दें, उस पर तत्काल दंड की कार्रवाई कर दें। तो इस प्रकार से विशेष कारण भी अरस्तु अनेक बताता है, घृणा पर आधारित शासन, लोभ पर आधारित शासन, उच्च पद पर विदेशियों की नियुक्ति, संविधान की अवहेलना, छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना। फिर अरस्तु विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारणों की चर्चा भी करता है। तो इसमें क्या क्या बताता है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण क्या बताता है, तो अरस्तु इसमें 6 शासन प्रणाली जो हमने संविधानों के वर्गीकरण में पिछली वीडियो में देखी थी उन सब की चर्चा करता है। जैसे पहले राजतंत्र में बताता है, कहता है राजतंत्र में क्रांति के मेनली 2 कारण रहते हैं। एक तो विशिष्ट व्यक्ति का अपमान, जैसे घनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया था। दूसरा राजकुल में कलह होना, यानी कि जो राज परिवार है उसमें आपस में लड़ाई हो जाए, कलह हो जाए तो राजतंत्र में क्रांति हो जाती है और राजतंत्र परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा वो कहता है निरंकुश तंत्र में क्या कारण है, तो कहता है निरंकुश तंत्र में क्रांति का कारण अत्याचार होता है, अधिक अत्याचार। तो अगर निरंकुश तंत्र अधिक अत्याचारी हो जाए तो फिर क्रांति हो जाती है। उसके बाद कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण बताता है, कहता है कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण होता है कि संपत्तिशाली वर्ग की संपत्ति छीनना, यानी कि अमीर वर्ग की संपत्ति छीनना। अगर संपत्तिशाली वर्ग की संपत्ति छीनने का कार्य कुलीन लोग करते हैं तो फिर क्रांति हो जाती है, शासन परिवर्तित हो जाता है। फिर कहता है वर्ग तंत्र में या धनिक तंत्र में क्रांति का कारण क्या है, कहता है वर्ग तंत्र धनिक तंत्र में क्रांति का कारण है गरीबों का अधिक शोषण होना। किसका शोषण होना, गरीबों का। तो ये बेसिकली कारण बताता है। फिर कहता है संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी में क्या कारण है, क्योंकि संवैधानिक तंत्र तो इसका आदर्श राज्य था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप जानते हैं। कहते हैं इसमें कारण क्या होता है संवैधानिक तंत्र में, कहते हैं संवैधानिक तंत्र में क्रांति का कारण होता है कि एक तो संविधान की अवहेलना, दूसरा मध्यम वर्ग की अपेक्षा। संवैधानिक तंत्र में अगर मध्यम वर्ग के प्रभाव में कमी आएगी या संविधान की अवहेलना होगी तो क्रांति होगी। फिर बेसिकली बताता है कि लोकतंत्र में क्रांति का कारण क्या है, कहता है लोकतंत्र में क्रांति का कारण होता है वाग्वीर। वाग्वीर का मतलब वागपटु व्यक्ति। जब वागपटु व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है तो जनता को गुमराह करके कहीं ना कहीं राजतंत्र की स्थापना कर देता है। तो ये बेसिकली उसने विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण की चर्चा भी की। राजतंत्र में क्या बताया, विशिष्ट व्यक्ति का अपमान, राजकुल में कलह। निरंकुश तंत्र में क्या बताया, अधिक अत्याचार। कुलीन तंत्र में क्या बताया, संपत्तिशाली वर्ग की संपत्ति छीनना। वर्ग तंत्र में क्या बताया कि गरीबों का शोषण। संवैधानिक तंत्र में क्या बताया, मध्यम वर्ग की उपेक्षा और संविधान की अवहेलना। लोकतंत्र में क्या बताया, वाग्वीर। तो इस प्रकार अरस्तु क्रांति के कारणों की विशेष रूप से चर्चा कर देता है। अब क्रांति को रोकने के उपाय क्या बताता है वो भी ध्यान रखना। उपायों को 2 भागों में बांट देता है, सामान्य उपाय और विशेष उपाय। सामान्य उपाय क्या हैं, यदि हम इन दोनों का उल्टा कर दें तो सामान्य उपाय बन जाते हैं। जैसे सामान्य उपाय में क्या आएगा कि असमानता को रोकने का प्रयास करना चाहिए, अन्याय और असमानता नहीं उत्पन्न देनी चाहिए, घृणा पर शासन नहीं करना चाहिए, लोभ पर आधारित शासन नहीं होना चाहिए, उच्च पद पर विदेशियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, संविधान की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। विशेष उपाय में क्या है, राजतंत्र में क्या उपाय करना चाहिए, उसका उल्टा कर दो जो कारण है। विशिष्ट व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए और भाई राजकुल में कलह नहीं होने चाहिए, अधिक अत्याचार निरंकुश तंत्र में नहीं होना चाहिए, और कुलीन तंत्र में संपत्तिशाली वर्ग की संपत्ति ज़्यादा नहीं छीननी चाहिए, वर्ग तंत्र में गरीबों का शोषण नहीं करना चाहिए, संवैधानिक तंत्र में मध्यम वर्ग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लोकतंत्र में वाग्वीर का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये उपाय भी बता देता है, लेकिन वो रोकने से कारणों से ज़्यादा उपायों को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि क्रांति को अरस्तु अच्छा नहीं मानता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने क्रांति पर भी व्यापक चर्चा की, और आधुनिक युग में भी क्रांति पर बहुत सारे विचारक चर्चा करते हैं। जैसे बेसिकली क्या है, पहला तो मार्क्सवादी चर्चा करते हैं,
फिर परंपरावादी चर्चा करते हैं, फिर आधुनिक विचारक भी हैं। तो ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आप पढ़ेंगे आगे। फिर आधुनिक भी हैं जो आधुनिकीकरण को आधार मानते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, मार्क्सवादी तो आपको पता है, मार्क्स तो क्रांति की बात करते हैं, सर्वहारा क्रांति की। मार्क्स ने कहा था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियों का अतिरिक्त कुछ नहीं है, पाने के लिए संसार पड़ा है। तो आधुनिक युग में मार्क्सवादी विचारक भी हैं, कार्ल मार्क्स, एंगल्स, स्टालिन, लेनिन, माओ, ये सब क्रांति की बातें करते हैं। परंपरावादी में जो 4 क्रांतियाँ हैं हुई हैं इतिहास में, गौरवपूर्ण क्रांति, अमरीकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और साथ में बोल्शेविक क्रांति, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे अन्ना हरेंट अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन करती है और फ्रांसीसी क्रांति को श्रेष्ठ बताती है। इसी प्रकार से एडमंड बर्ग भी गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और गौरवपूर्ण क्रांति को श्रेष्ठ बताते हैं। एक थिंकर थे क्रेन ब्रिंटन बेसिकली क्या करते हैं, इन चारों का ही तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? चारों का ही तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जो आधुनिक विचारक हैं, सी जॉनसन, टिल्ली एंड टिल्ली जैसे विद्वान, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, सी जॉनसन, टिल्ली एंड टिल्ली, ये आधुनिकीकरण को क्रांति का कारण बताते हैं, सापेक्ष वंचन को क्रांति का कारण बताते हैं। तो इन लोगों ने भी क्रांति के आधुनिक तत्वों की चर्चा की। ये तो सिंपल 4 क्रांतियों का अध्ययन करते हैं, ये आधुनिकीकरण जो है, विकास और सापेक्ष वंचन, उनके आधार पर क्रांति का विश्लेषण करते हैं। तो ये भी हम थ्योरी में पढ़ेंगे और थ्योरी वाली जो ऐप है उसमें आप पूरा देख सकते हैं। क्रांति टॉपिक है, वहाँ मैंने व्याख्या भी पूरी की है, तो वहाँ आप आसानी से जाकर देख भी सकते हैं। तो इसमें बस आपको थ्योरी में जाना है, क्रांति वाला टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना। तो ये 3 भागों में वहाँ बांटा भी हुआ है, विस्तार से बताया भी हुआ है। अब आगे देखते हैं मित्रों कि जो क्या विचार हमें पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें परेशान नहीं होना है। अब तो बस वो बचा है हमारा, तो छोटा छोटा सा, तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगी। तो अब अरस्तु और प्लेटो में तुलना को लेकर है, तो वो आपको पता रहनी चाहिए। तो अरस्तु और प्लेटो में तुलना को लेकर क्या है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। प्लेटो और अरस्तु में तुलना। अब प्लेटो और अरस्तु में तुलना करने वाले विद्वान क्या है, अनेक हैं और अनेक विचार देते हैं। अब वास्तव में अंतर कौन बताता है प्लेटो और अरस्तु में? आधारभूत अंतर जो वास्तव में रिपब्लिक और पॉलिटिक्स में तुलना करना है। जैसे डनिंग कहते हैं कि प्लेटो आदर्शवादी है, अरस्तु तथ्यवादी है, दोनों में आधारभूत अंतर है। तो ये तो अंतर की बात करते हैं। वास्तव में ये क्या करते हैं, रिपब्लिक और पॉलिटिक्स की तुलना करते हैं। रिपब्लिक पुस्तक जो प्लेटो की थी और पॉलिटिक्स अरस्तु की थी, उनकी तुलना करने लगते हैं और अंतर बता देते हैं। तो क्या कहते हैं डनिंग? प्लेटो आदर्शवादी है और अरस्तु तथ्यवादी है, दोनों में आधारभूत अंतर है। तो ये तो अंतर बताएंगे जो इन दोनों पुस्तकों में अंतर करेंगे, तुलना करेंगे। लेकिन जो लोग लॉज में और पॉलिटिक्स में तुलना करते हैं, लॉज में और पॉलिटिक्स में, वो समानता बताते हैं। जनरली क्या बताएंगे? समानता बताएंगे जो लॉज पॉलिटिक्स में तुलना करेंगे। तो मैक्सी जैसे विचारक इसलिए कहते भी हैं अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है, क्योंकि वो लॉज से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? लॉज से। तो ये ध्यान रखना है कि जो रिपब्लिक पॉलिटिक्स में तुलना करेंगे अंतर बताएंगे डनिंग जैसे विचारक, जो लॉज और पॉलिटिक्स में तुलना करेंगे वो बेसिकली क्या बताएंगे? समानता बताएंगे। जैसे मैक्सी कहता भी है अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। वास्तव में निष्पक्ष अध्ययन इबस्टीन जैसे विचारक कहते हैं कि वास्तव में प्लेटो में सुधार करने वाला उसका अपना ही शिष्य था अरस्तु। तो ये 3 कथन है, तीनों कथन मित्र आपको याद रहने चाहिए, आसानी से आप तुलना कर सकें, ध्यान में रखना भी चाहिए। इसके बाद कुछ और विशेष तथ्य हैं अरस्तु जी के बारे में, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अरस्तु पर पुस्तकें व कथन। पहला है मैक्स सोलोमन, इन्होंने किताब लिखी थी प्राकृतिक कानून पर अरस्तु, ये आपको ध्यान रखना है। फिर PBL व ब्रूस हर्जबर्ग जो हैं, हर्जबर्ग, तो ये बयानबाजी के पिता के रूप में किताब लिखते हैं अरस्तु पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर वेंटेल वान हुइस्टीन कहते हैं, वान हुइस्टीन इसको तर्क का पिता कहते हैं अरस्तु को, तो ये भी ध्यान रखना है भाई अरस्तु को तर्क का पिता। ये 2 तो ऊपर वाली किताबें हैं, ये कथन है, जनरली क्या है? कथन।
तो अब कथन ही चलेंगे, किताबें तो दो ऊपर होगी, मैक्स सोलमन की प्राकृतिक कानून पर अरस्तू और ब्रूस की और पीबीएल की किताब है बयानबाजी के पिता। अब वान हुईस्टीन कहते हैं तर्क के पिता, एस.सी. दत्त कहते हैं विज्ञान और समाज जीव विज्ञान के पिता। ये इनकी किताब तो विज्ञान और समाज थी, लेकिन ये कहते क्या है उस किताब में, जीव विज्ञान के पिता। किसको? अरस्तू को। आगे देखते हैं मित्रों, एन जयपालन कहते हैं राजनीति विज्ञान के पिता। तो किसने कहा? एन जयपालन ने राजनीति विज्ञान के पिता कहा। मैक्सी भी ऐसा कहते हैं, उन्हें फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, तो मैक्सी भी कहा है, एन जयपालन ने भी कहा है। विंकलर, रुडोल्फ विंकलर कहते हैं जूलॉजी के पिता। डॉक्टर खन्ना कहते हैं भ्रूण विज्ञान के पिता, और शटलवर्थ कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति के पिता। लेकिन मित्रों ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, वीएमपी है। शटलवर्थ क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति के जनक। आगे देखते हैं मित्रों, एस्टेड मार्गेट कहते हैं मनोविज्ञान के पिता। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है मार्गेट का। एल रसेल कहते हैं यथार्थवाद के पिता। ये वीवीएमपी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नगेंद्र प्रसाद कहते हैं आलोचना के पिता। एलन गोथेल्प कहती हैं व्यक्तिवाद के पिता। एथेलन गोथेल्प क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद के पिता। ये भी वीएमपी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मेल्किन ओवन स्लोविन जो हैं वो कहते हैं टेक्नोलॉजी के पिता। अब इसमें आप सारे ना याद कर पाएँ तो कम से कम एलन गोथेल्प व्यक्तिवाद के पिता, एल सोरेल यथार्थवाद के पिता, एस्थर मार्गेट मनोविज्ञान के पिता, और साथ में आपको शटलवर्थ ध्यान रखना है वैज्ञानिक पद्धति का जनक, और एन जयपालन और मैक्सी का भी ध्यान रख लेना। बस ये 5 तो आने चाहिए, तो आपको सारे याद करने चाहिए, लेकिन 5 तो आपको कम से कम याद करने ही होंगे अगर क्वेश्चन करना है। तो मित्रों मैंने इस प्रकार से आपको पूरा अरस्तू बताया, और तो अरस्तू का आपने गहन अध्ययन भी किया 2 वीडियो के माध्यम से। तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक साथ बहुत सारी वीडियो ना देखकर एक ही वीडियो को पहले 3 बार देखें और धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। आप एकलव्य हैं तो आप दूरी पर हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको हर तरीके से समझाने की, लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप से जो होता है तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी मानता हूं आप बहुत मेहनती हैं और अच्छा कार्य कर रहे होंगे। तो धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।